जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टेक्स्ट का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 31। हमने हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट किए थे, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, थर्ड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फोर्थ हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ ली, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारा रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें क्योंकि अभी हमने हेड्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा पढ़ ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान है, ठीक है, एक पाकिस्तान का सिटीजन है और उसकी पूरे साल की जो अर्निंग्स है वो है 500 मिलियन पूरे साल। ठीक हो गया, काश इतनी होती, ठीक है। इतनी अर्निंग्स है अब्दुर्रहमान की। अब अब्दुर्रहमान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करने के लिए अब्दुर्रहमान को किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, और या अब्दुर्रहमान अगर खुद गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता है तो गवर्नमेंट कहता है जनाब आपकी ये 500 मिलियन की इनकम है, आप ये नहीं बता सकते कि भाई आओ बैठ जाओ एफबीआर के ऑफिस में चले जाएं और आप कहें कि मेरी 500 मिलियन की इनकम है, आप मुझे बताएं। उसके लिए रूल्स है। रूल्स क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमने रजिस्ट्रेशन पार्ट में, आप पहला नाम बताओ, आपकी स्टेटस, पर्सनल स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर आपको हेड्स ऑफ इनकम। इन 500 मिलियन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एफबीआर कहेगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस 500 मिलियन में आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है वो उधर ले जाओ। अब अब्दुर्रहमान को अगर टैक्स का पता है, जैसे आपको पता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी किस सिचुएशन में राइज होती है, ठीक है, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, जब ये बेनिफिट्स हो, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, तो वो डिटेल सारी होंगी। तो वो अब्दुर्रहमान की इनकम आप कहां पे ले जाओगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। इसी तरह अब्दुर्रहमान कहता है इस 500 मिलियन में मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, मैंने रेंट आउट की थी, तो लॉ कहता है उस इनकम को आप ले जाओ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह अब्दुर्रहमान कहता है इन एसेट्स में मेरे पास कुछ एसेट्स थे जो कैपिटल एसेट्स थे, उसको मैंने डिस्पोज ऑफ किया, तो लॉ कहता है वो वाली इनकम आप ले जाओ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इसी तरह इसमें कुछ मैंने बिजनेस किया है, तो लॉ कहता है वो बिजनेस में ले जाओ। अच्छा, जब इनकम फ्रॉम सैलरी में अपना हिस्सा चला जाए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चला जाए और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यहां तक तो आपको पता चल जाएगा कि 500 मिलियन में इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सी है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कौन सा है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने नहीं पढ़ा, वो जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो भी पता चल जाएगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी है। लॉ कहता है इन 4 हेड्स में तो इनकम चली गई, जो इसके अलावा इनकम बची, जो ना इनकम फ्रॉम सैलरी है, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है और ना इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इन 4 हेड्स में इनकी मिसाल, ये हेड की मिसाल जो है ये घर की तरह है। इस इनकम में जो इनकम फ्रॉम सैलरी की है, इनकम फ्रॉम सैलरी कहता है आप इस घर में आ जाओ। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो कहता है आप मेरे घर में आ जाओ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कहता है आप मेरे घर में आ जाओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस कहता है आप मेरे घर में आ जाओ। अब कुछ इनकम बची जो इनकम फ्रॉम सैलरी ने भी दरवाजा बंद कर दिया, भाई आपके लिए इधर कोई जगह नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ने भी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स ने भी और इनकम फ्रॉम बिजनेस ने भी। तो लॉ उस इनकम को कहता है कि भाई आप परेशान ना हो, यतीमों का एक घर है हमारे पास जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कौन सी इनकम है? कोई स्पेसिफिकली कोई बेसिक रूल नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उस इनकम को कहते हैं जो इन 4 इनकम में किसी भी हेड में टैक्सेबल ना हो। जो ये 4 हेड्स, कोई ऐसा इनकम जो ये 4 हेड्स एक्सेप्ट ना करे, तो वो इनकम के लिए कौन सा घर है? यतीमों का घर, लाचारों का घर, ठीक है, बेघरों का, ये यतीम खाना है, ठीक है। तो उसको कौन इनवाइट करता है कि आप भाई मेरे पास आ जाओ।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंक्लूड क्या हुआ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उस इनकम को कहते हैं जो इनकम बाकी 4 हेड्स में टैक्सेबल ना हो, जो इनकम बाकी 4 हेड्स एक्सेप्ट ना करे, ऑन ना करे, तो वो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत बहुत आसान चैप्टर है, सबसे टेक्स्ट में सबसे आसान चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एक लिस्ट है, आपने याद करनी है और बस आपका काम खत्म होगी। ठीक है, तो आप नोट्स पे आ जाए, ये हम नोट्स में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 के नोट्स आपके पास है। सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड। एनी अदर हेड के साथ लिख ले ये 4 हेड। लो कहता है वो इनकम जो बाकी किसी भी 4 हेड्स में किसी भी हेड में टैक्सेबल ना हो, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए था एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए था इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट, जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के लिए था डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होगा, भी हमने नहीं पढ़ा। इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो इन चारों से बच जाए वो कहां पे टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये तो इन्होंने लिख दिया है, लेकिन कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट हो, वो किसी भी हेड का हो, तो उसमें हम नहीं लिखते, वो हम मेंशन नहीं करते। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जाम टिप्स में कुछ बातें लिखी है। Following is the criteria for classifying as income under the head income from other sources. It must be income as per definition of income. ये income होनी चाहिए। ठीक है, इनकम की डिफिनीशन इंशाल्लाह हम आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन 99% आपको पता चल जाएगा कि ये इनकम है। इट इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड, किसी भी दूसरे हेड में टैक्सेबल ना हो। इट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस इनकम के ऊपर टैक्स हो, ये टैक्स से इस इनकम को छूट ना हो। और इट डज नॉट फॉल अंडर पीटीआर, पीटीआर के साथ स्लैश डाल के लिख ले एफटीआर। ठीक है, और ये एफटीआर इनकम आपके पास इस लिस्ट में आएगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इस पे आपने अभी सोचना नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है वो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो है चैप्टर नंबर 6 के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि एफटीआर के इनकम के साथ क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा, डिविडेंड इंक्लूडिंग, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूडेड होंगी, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूडेड होंगी। जी, तो उसमें सबसे पहले आ रहा है डिविडेंड। डिविडेंड के साथ लिखता है फॉल्स अंडर एफटीआर। मैंने आपको अभी बता दिया कुछ सेकंड पहले कि एफटीआर जहां पे लिखा हो या पीटीआर, तो इस पे आपने सोचना नहीं है, ये इंशाल्लाह हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये चीज आती है। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड, जो लोग फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी कंपनी में, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब्दुर्रहमान को पर एनम जो प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो लोग कहता है कि अगर कोई भी बंदा जिसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो और वहां से प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो उसकी कौन सी इनकम होगी? एफटीआर की इनकम होगी। और डिविडेंड वैसे हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं। टैक्स रेट जो है डिविडेंड के ऊपर वो है 15%। एग्जाम टिप पढ़ लीजिएगा या आपके एग्जाम में काम आएगा जी। रॉयल्टी, रॉयल्टी किसे कहते हैं? लोग कहता है रॉयल्टी भी जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। रॉयल्टी किसे कहते हैं? रॉयल्टी आप देख ले, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, इसकी रॉयल्टी किसके पास है? जो इसका ऑनर है। ठीक है, आप मूवीज का एग्जांपल ले ले, ये जो फॉरेन कंट्रीज के मूवीज बनती है इंडिया की, या फिर ये जो इंग्लिश मूवीज होती है, वो जब पाकिस्तान में लेके आते हैं तो ये सिनेमा के ऑनर जो है ये रॉयल्टी ले लेते हैं।
ठीक है। वो मूवी फिर किसी और सिनेमा, अगर फॉर एग्जांपल एक ABC सिनेमा है, उसने उसकी रॉयल्टी ले ली, तो पाकिस्तान में वो जिस भी सिनेमा में लगेगा तो उसमें उसको एक कमीशन टाइप जाता है, वो रॉयल्टी उसके पास है, उसके ऊपर वो अर्निंग करेगा। समझ में आ रही बात? तो रॉयल्टी इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं इंटरेस्ट को, प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं इंटरेस्ट को। अगर कोई बंदा है, अल्लाह हमें इससे बचाए, ये सूद में आता है, ठीक है, इंटरेस्ट। जी, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट, बैंक्स में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, एक फिक्स्ड अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है और वो अपना फिक्स्ड अकाउंट बना ले, तो हर साल उसके अकाउंट में एक इंटरेस्ट ऐड होता है, क्रेडिट होता है। लोग कहता है अगर इंटरेस्ट कोई अर्न करेगा तो ये उसकी कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन इंटरेस्ट भी कंपनी के अलावा, इन केस ऑफ कंपनी नॉर्मल हेड ऑफ इनकम है। और ये जो एफडीआर है ना, ये टैक्स रिजीम है, इस पे मैं पूरा लेक्चर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये क्या है? इंडिविजुअल और एओपी के लिए एफडीआर है, कंपनी के लिए एफडीआर का आइटम नहीं होता। क्लियर जी। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड ऑन, जी डिलेड रिफंड ये समझिएगा, डिलेड रिफंड ये आएगा सेल्स टैक्स में भी आएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन डिलेड रिफंड क्या होता है? देखें, अगर मिस्टर अब्दुर्रहमान है और वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा, ठीक है, टैक्स ईयर 2020 हम ले लेते हैं, ठीक है। टैक्स ईयर 2020 का टाइम पीरियड बनता है कि अब्दुर्रहमान 1 जुलाई 19 से अपना इंफॉर्मेशन डेटा फाइल करेगा 30 जून 2020 तक। इस टैक्स ईयर का रिटर्न का लास्ट डेट फॉर एग्जांपल है 31 अगस्त 2020, मतलब 2 महीने है अब्दुर्रहमान के पास। अगर 31 अगस्त तक अब्दुर्रहमान रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो अब्दुर्रहमान को एफबीआर को फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया, क्लियर। अब अब्दुर्रहमान एक ऐसा बंदा है कि इसने एडवांस टैक्स, याद है वो विद होल्डिंग टैक्स जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर वो पे किया है 1000 रुपए, ठीक है। और अब्दुर्रहमान की टैक्स लाइबिलिटी आ गई फॉर एग्जांपल 800 रुपए, जो इनकम थी उस पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 800। तो टैक्स लाइबिलिटी में हम लिस्ट करते हैं एडवांस या विद होल्डिंग टैक्स। वो कितना अब्दुर्रहमान ने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है? 1000। तो अब्दुर्रहमान ने एक्स्ट्रा टैक्स डिपार्टमेंट को कितना पे किया है? 200। तो ये 200 जो है इसको कहते हैं टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड का मतलब क्या है कि अब्दुर्रहमान को ये टैक्स डिपार्टमेंट वापस करे। अब अगर मैं लेट रिटर्न फाइल करता हूं, रिटर्न फाइल करने का टैक्स लेट फाइल करता हूं तो मुझे फाइन होता है। ये रूल सेम एफबीआर के लिए भी है कि अगर एफबीआर ने किसी टैक्स पेयर को रिफंड देना हो और ये रिफंड अपने स्पेसिफाइड टाइम में ना दे तो उसके बाद दे, तो एफबीआर को उस टैक्स फाइलर को क्या करना पड़ेगा? फाइन पे करना पड़ेगा। अब जो ये फाइन होता है, सिर्फ ये फाइन, ये तो अमाउंट जो है ये तो मेंशन्ड है ना, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये तो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ये 200 रुपए, ये 1000 रुपए, ठीक है, ये तो उसके इनकम में से इसका हिसाब किताब हो चुका है। फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान को डिपार्टमेंट की तरफ से फाइन मिला, डिपार्टमेंट ने रिटर्न लेट किया, फाइन मिला 20 रुपए। ये 20 रुपए अभी तक एफबीआर के हिसाब किताब में नहीं है, ना अब्दुर्रहमान के इनकम में ऐड है। तो लोग कहता है ये 20 रुपए जो है ये अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिर्फ जो ऊपर फाइन होता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा आप जितना रिटर्न बनता है वो सारा। समझ में आ रही बात? सिर्फ जो अब्दुर्रहमान को एक्स्ट्रा अमाउंट जो अब्दुर्रहमान के अभी तक तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। एग्जांपल केवल है, ये पढ़ लीजिएगा। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट किसे कहते हैं? ग्राउंड रेंट का मतलब क्या है ये समझिए। जी, नंबर 5 है क्या? ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट क्या चीज है? जी, फॉर एग्जांपल समझिएगा। मिस्टर ए है और उसका प्लॉट है, और ये प्लॉट जो है ये कमर्शियल एरिया में है, लेकिन मिस्टर ए के पास पैसे नहीं है। ग्राउंड रेंट आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अब प्रॉपर उधर भी मैंने एक्सप्लेन कराया था, ठीक है जी। ये प्लॉट जो है ये मिस्टर ए रेंट आउट कर देता है किसी बैंक को, और बैंक वाले और मिस्टर ए के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
कि इस प्लॉट के ऊपर बैंक वाला जो है वो एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, और ये एग्रीमेंट बैंक कर लेता है फॉर एग्जांपल 50 इयर्स के। एक के पास इतने पैसे नहीं है कि खुद, अब बैंक प्लाजा कंस्ट्रक्ट करता है और बैंक जो प्लाजा कंस्ट्रक्ट करता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, वो रेंट आउट कर देता है डिफरेंट लोगों। अब समझिएगा सिचुएशन, जो बैंक को रेंट आएगा इस प्लाजे का, ये बैंक के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो बैंक प्लॉट का रेंट पे करेगा किसको, मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको कहते हैं ग्राउंड रेंट। जब प्लॉट किसी और का हो और उस पे कंस्ट्रक्शन कोई और करे और उस मालिक को सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड का रेंट मिल रहा हो, प्लाजे का रेंट बैंक वालों का है, 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रही बात, तो ये मिस्टर ए के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें भी एग्जांपल गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। रेंट फ्रॉम द सब लीज ऑफ लैंड, ये भी पढ़ा था हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, सब लीज, इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अगर आपको याद हो, हॉस्टल्स का, ठीक है। मिस्टर ए का घर है, वो रेंट आउट कर देता है मिस्टर जी को, ठीक है। मिस्टर जी जो हाउस का रेंट पे करेगा मिस्टर ए को, इसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन मिस्टर जी इस घर में क्या बना लेता है, हॉस्टल, और ये हॉस्टल मिस्टर जी रेंट आउट कर देता है प्रैक्टिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट से जो मिस्टर जी को रेंट मिल रहा है, मिस्टर जी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको कहते हैं सब लीज। जब आपकी प्रॉपर्टी आपकी खुद की ना हो, किसी और की हो, और आप उसको क्या करें, रेंट आउट करें, समझ में आ रही बात, तो जो रेंट आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी तरह इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था। जब बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठे रेंट आउट हो जाए और दोनों के रेंट में कोई मतलब बाइफर्केशन ना हो कि बिल्डिंग का रेंट कितना है और प्लांट एंड मशीनरी का, तो ये जो कॉमन रेंट होता है ये फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये फिर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी तरह नंबर 8 है इनकम फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इम्यूनिटीज यूटिलिटीज, ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हाउस या बिल्डिंग के रेंट के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए रेंट चार्ज किया जाए, बिजली के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए, तो वो जो उन चीजों के लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाते, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। एनी एन्युटी और पेंशन नॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आपकी, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, कमेटी, अगर कमेटी से आपकी कोई इनकम जनरेट होती है, कमेटी आपने डाली हुई है, वो इनकम, आप एम्प्लॉय से पेंशन मिले, वो इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। पेंशन कहते हैं लमसम अमाउंट को, या फिर कोई इस तरह, या इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल रहा है, आपने इंश्योरेंस की हुई है, ठीक है, 10 साल बाद उससे पेमेंट आना शुरू हो गई, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। इसी तरह है एनी प्राइज बॉन्ड, कोई भी चीज जीतो, पाकिस्तान में आप कोई भी चीज जीत जाओ तो वो इनाम जो है कैश, वो आपके कहां पे टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविजन यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। यह है कि गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी किसी के पास आ जाए, अब्दुर्रहमान के पास आ जाए और अब्दुर्रहमान को कहे कि अब्दुर्रहमान ये जो आपकी जमीन है, ठीक है, हमें शक है इधर जो है ना क्या है, मिनरल्स है, इधर मादनियात है, इधर ऑयल है, इधर गैस है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें निकल आए, ये जमीन आप हमें रेंट आउट कर दो। तो अगर मैं रेंट आउट कर दूं इस काम के लिए तो वो फिर मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर मैं वैसे रेंट आउट कर दूं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह द फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा एक रेंट आउट कर दूं, जो इससे अगला पॉइंट है वो सेम है कि रेंट आउट ना करे, कंपनी वाले मुझे कहे कि हमें एक्सप्लोर करने दे, अगर कोई इस तरह मिनरल्स या मदनियात या कोई भी चीज निकल आया आपके जमीन में से तो उसमें हम आपको हिस्सा देंगे, तो वो जो हिस्सा अगर निकल आया और मुझे हिस्सा मिला तो वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगला है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फॉर प्रोविजन, ये तो हो गया। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन इज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजीशन, ये भी पढ़ाया था सीपी और ऑनर का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 साल का, याद है, और ऑनर जो है वो 10 साल से पहले खाली करना चाहता है और 5 साल, याद है, और अनएडजस्टेबल अमाउंट की जगह 10 लाख दिए थे फॉर एग्जांपल सीपी ने, जितना भी अमाउंट मुझे याद नहीं है, तो सीपी को कहता है कि मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं, आप मुझसे 10 लाख की जगह 15 के 5 लाख रुपए हर जाना। ये जो अनएडजस्टेबल अमाउंट के ऊपर अमाउंट मिलती है 5 लाख, ये सीपी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, लेकिन हर साल कितना, 1/10 इक्वल
10 सालों में इक्वल अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका भी एग्जांपल गिवन है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान। ये नाम याद रखना है, अगर इससे किसी को पेमेंट मिल जाए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है ये जरूरी नहीं है। इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर से जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहां तक काफी है। आप पॉइंट नंबर 15 तक याद कर लीजिए, ठीक है, आसान है, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये गोल्डन क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये हलवा क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपने लिस्ट याद करनी है, बाकी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है ये क्या, बस आपने सिर्फ और इसके पॉइंट्स को अक्सर न्यूमेरिकल में भी ऐड कर लेता है, तो जरूरी है कि आपको ये लिस्ट याद हो। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 15 रह गया, सॉरी 16, ठीक है, और डिडक्शंस। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।